दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग 29 मार्च 2022 को DOE का जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB में, उसकी थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है 13.94 गुणे 13.94 गुणे 13.94 माइनस 9.56। इस तरीके से इक्वेशन दी है और इसका मूल्य पूछ रहा है, यानी इसको सरल करने को कह रहा है। तो अगर आप देखेंगे 13.94 गुणे 13.94 गुणे 13.94 तीन बार है, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 13.94 की घात 3 माइनस, और ये 9.56 तीन बार है तो 9.56 की घात 3 भाग का मतलब अपॉन बटे 13.94 दो बार है तो इसको लिख सकते हैं दो बार 13.94 की पावर 2 प्लस 13.94 गुणे 9.56 प्लस 9.56 दो बार है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों की जो इक्वेशन बनी वो ये इक्वेशन बनी 13.94 की पावर 3 माइनस 9.56 की पावर 3 अपान में 13.94 की पावर 2 प्लस 13.94 गुणे 9.56 प्लस 9.56 का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम लोग इसको a मान लें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बन जाएगी फॉर्म। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्म है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 13 ए माइनस बी सबसे पहले 13.94 माइनस 9.56, फिर बनेगा ए स्क्वायर यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 13.94 की पावर 2 13.94 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 13.94 गुणे 9.56 प्लस बी का स्क्वायर यानी 9.56 का स्क्वायर। तो ये हम लोगों का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग गया और नीचे जैसा हम लोगों का लिखा हुआ था उसको हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर देते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया 13.94 गुणे 9.56 प्लस 9.56 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो पद है और ये पद सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों का आ जाएगा 13.94 माइनस 9.56। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 4.38 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन गुणा करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमने देखा ये कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है हम लोगों का ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो ये ए माइनस बी हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अब ऊपर और नीचे सेम पद हो गया तो ये कैंसिल हो गया और हम लोगों का आंसर आ गया ए माइनस बी यानी 13.94 माइनस 9.56। तो आंसर हो गया 4.38। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम लोगों को जो है सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को दे रखा है 0.7 गुणे 0.7 प्लस 0.04 गुणे 0.04 माइनस 0.14 गुणे 0.04 गुणे 1.1। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी संख्याएं नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देखो 0.7 गुणे 0.7 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 की जो मल्टीप्लाई होती है 49 होती है। एक अंक इधर दशमलव है, एक अंक इधर है, यानी दो अंक टोटल हो गए तो दो अंकों बाद लग जाएगा तो 0.49 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.49 आ जाएगी। ऐसे हम लोग इसकी गुणा करते हैं 0.04 गुणे 0.04। तो 4 और 4 की गुणा हो गई 16, दो अंक इधर है दो अंक इधर है, यानी टोटल 4 अंकों बाद लग जाएगा। तो 4 अंक है नहीं, हम लोग दो जीरो बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0.0016। फिर 14 और 4 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं 0.14 गुणे 0.04। तो 14 और 4 की गुणा होती है 56 और इधर दो अंक हैं, ये दो अंक हैं, 4 अंकों बाद यहाँ भी लग जाएगा तो हम लोगों ने दो जीरो बढ़ाए और यहाँ लगा दिया।
तो ये हम लोगों का आ गया 0.0056 गुणे 1.1। तो अब हम लोगों की इक्वेशन ये बन गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.49 और 0.0016 को ऐड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 0.4916। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0.4916 माइनस 0.0056 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.1। जब हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 0.486। तो मल्टीप्लाइड बाई 1.1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5346 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल इसमें भी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन ही करना था। तो हम लोगों ने देखा 7 और 7 की मल्टीप्लाई 49 होती है और यहाँ पे एक अंक बाद था, यहाँ भी एक अंक बाद था, टोटल हमारे 2 अंक हो गए। तो 2 अंक पहले हम लोगों ने दशमलव लगा दिया। इसी तरीके से 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 हो गई और 2 अंक इधर थे और 2 अंक यहाँ पे थे, यानी टोटल 4 अंक हो गए। तो हमने 4 अंकों बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिया। इसी तरीके से आगे हम लोगों ने सॉल्व किया, कैलकुलेशन कर ली, 0.5346 हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार गेहूं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह तौलकर प्रति किलोग्राम 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो प्रति किलोग्राम वह 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। यदि एक व्यक्ति 10 केजी गेहूं खरीदता है तो उसे प्राप्त होने वाली गेहूं की वास्तविक मात्रा क्या होगी। तो हमने मान लिया उसको प्राप्त होने वाली गेहूं की वास्तविक मात्रा x होगी और जो लाभ ले रहा है प्रति किलोग्राम 20% का लाभ ले रहा है। तो हम लोगों ने इसका लाभ निकाल दिया जो कि मिलेगा किसको, दुकानदार को। और कितना वो वास्तव में खरीद रहा है, 10 खरीद रहा है। तो अब हम लोग इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हमको प्राप्त मात्रा जो गेहूं की जो वास्तविक मात्रा है वो हम लोगों को पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 हुआ। तो x बराबर 50/6 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 8.33 kg। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था हमसे कि गेहूं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह तौलकर प्रति किलोग्राम 20% का लाभ कमाता है। यदि एक व्यक्ति 10 केजी गेहूं खरीदता है, तो हमको पता था 10 केजी खरीद रहा है, उसे प्राप्त होने वाली गेहूं की वास्तविक मात्रा पूछ रहा था। हम लोगों ने मान लिया कि उसे x प्राप्त हो रहा है और दुकानदार लाभ कितना ले रहा है, उस पर 20% का ले रहा है। तो 120/100 कर दिया, कैलकुलेशन कर ली। तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 8.33 kg, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। तो इसमें P/Q की वैल्यू दे रखी है 3/4। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। Q/R की वैल्यू दे रखी है 1/2। R/S की वैल्यू दे रखी है 2/3 और S/T की वैल्यू दे रखी है 3/5। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी ऐसी हम लोगों को इक्वेशन दी होंगी, जब भी ऐसे हम लोगों को दिया होगा P/Q, Q/R, R/S, S/T, तो ये जो पद है और ये जो पद है Q, इनकी वैल्यू को हम लोग बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर Q की वैल्यू 4 है, यहाँ पर Q की वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4/8। अब हमारी Q की वैल्यू बराबर आ गई। अब ये R है और ये R है, R की वैल्यू बराबर करनी है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो R की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब हम लोगों की R की वैल्यू सेम हो गई। अब हमें S की वैल्यू सेम बनानी है। S की वैल्यू यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 3 है, तो 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 12/20 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं Q की वैल्यू बराबर हो गई, R की भी बराबर हो गई और S की बराबर हो गई। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं P/Q/R/S/T की जो वैल्यू है वो हमारी 3/4/8/12/20। तो ये हम लोगों का अनुपात आ गया PQRST का। तो अब हम लोग आगे हम लोगों से पूछ रहा है P+Q और S+T का अनुपात। तो हमने कहा था जब भी अनुपात से अनुपात में जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 4, S की वैल्यू 12 और T की वैल्यू 30। तो 7/S की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो 7/32 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें हम लोगों को P/Q 3/4 दिया था, Q/R 1/2 दिया था, R/S 2/3 दिया था, S/T 3/5 दिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने Q की वैल्यू बराबर की, फिर हम लोगों ने R की बराबर की, फिर हम लोगों ने S की बराबर की। इससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने P, Q, R, S और T का अनुपात निकाल लिया।
जब हम लोगों को अनुपात पता चल गया तो पी की वैल्यू 3 पता चल गई, क्यू की 4 पता चल गई, एस की 12 पता चल गई, टी की 20 पता चल गई। हम लोगों ने फाइंड कर लिया 7/32 हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 489 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन के समान है तो है। तो अगर बेलन की त्रिज्या आर है तो शंकु की भी त्रिज्या आर है, बेलन की ऊंचाई एच है तो शंकु की भी ऊंचाई एच है, क्योंकि ये हम लोगों को दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन के समान है। तो वृत्तीय बेलन का आयतन हम लोगों को दे रखा है 489 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लोग मान लेते हैं V1। और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो V1 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 489 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम लोगों से पूछ रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं शंकु को V2 से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है शंकु के आयतन का। तो पाई आर स्क्वायर की एच की वैल्यू जो हम लोगों को है वो पता है 489 है, तो हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 163 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे। बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच हम लोगों को फार्मूला पता था, हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। 489 हम लोगों को दिया था बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। शंकु का पूछा था, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता चल गई 489। इसको हम लोगों ने पुट कर दिया तो V2 की वैल्यू यानी शंकु के आयतन जो है 163 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को एक बार ग्राफ दे रखा है और इसमें हमसे कह रहा है कि ये जो है कोविड टीकाकरण के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि क्षेत्रक डी की जनसंख्या 25,000 है तो क्षेत्रक डी के कितने लोगों ने टीका लगाया जाना अभी तक बाकी है। तो क्षेत्रक डी जो है ये है और इसकी टोटल जो जनसंख्या दे रहा है 25,000 दे रहा है, यानी 100 जो % है वो हमारा बराबर है 2,50,000 के। तो हमने बताया था जब भी टोटल दिया होगा तो वो हमारा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हो गई इतनी। तो 1% की वैल्यू हो गई 2,50,000/100, कैंसिल हो गया 2 जीरो से, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 2500। तो जब 1% की वैल्यू हम लोगों को 2500 पता चल गई, अब कह रहा है क्षेत्रक डी के कितने लोगों को टीका लगाया जाना अभी बाकी है। तो 40% लोग अभी टीका लगवा चुके हैं और टोटल हमारे 100 होते हैं और यानी कि 60% लोगों ने अभी टीका नहीं लगवाया है। तो 60% की वैल्यू पूछ रहा है जिसने टीका नहीं लगवाया है, तो 2500 गुणे 60, तो ये 3 जीरो हम लोगों के हो जाएंगे। 6×5 30, 6 दूनी 12, 3 15। 1,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी टीका नहीं लगवाया है। अगर टीका लगवाने वालों की संख्या पूछी जाती तो 40 से मल्टीप्लाई करते। टीका ना लगवाने की संख्या पूछी जा रही है इसलिए टोटल हमारे 100 होते हैं, 40 ने टीका लगवाया है यानी 60 ने नहीं लगवाया, तो इसकी संख्या हम लोगों ने निकाल ली। 1,50,000 हम लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों से कह रहा है आधार व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.88 मीटर के एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर समान आकार के 8 ठोस गोले बनाए गए, प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आधार का जो व्यास है वो 16 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास अगर 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 16/2 हो जाएगी, क्योंकि आधी होती है। तो त्रिज्या हम लोगों की आ गई 8 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कह रहा है 2.88 मीटर है, 2.88 मीटर है। अब हम लोगों ने देखा कि ये जो हम लोगों की है ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ऑप्शंस हम लोगों के सेंटीमीटर में है, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 सेंटीमीटर हम लोगों की ऊंचाई आ जाएगी। अब हम लोगों को पता चल गया जो हम लोगों को ठोस धातु जो पिघलाई जा रही थी उसका जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 288 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि इसके पिघलाकर समान आकार के 8 ठोस गोले बनाए गए। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हमने कहा था जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आयतन हमेशा समान रहता है। तो जो सबसे पहले क्या है ठोस धातु के बेलन को पिघलाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं। यहाँ पे R1 H1 अब बराबर किसके हो जाएगा, क्या बनाया जा रहा है ठोस गोले बनाए जा रहे हैं, तो ठोस गोलों का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब।
और कितने बनाए जा रहे हैं, 8 बनाए जा रहे हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब भी आयतन होता है, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने पाई r1 स्क्वायर h1 बेलन का आयतन और शंकु के गोले के आयतन को बराबर कर दिया। चूंकि 8 गोले बनाए जा रहे थे इसलिए हम लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों हम लोगों के इक्वल हो गए। अब हमने देखा ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू हम लोगों ने रखी 8 का स्क्वायर, h1 की वैल्यू 288 बराबर ये हो गया 8 चौको 32/3 r2 क्यूब। ये हमारा हो गया 64 गुणे 288 गुणे 3/32 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों का आ गया ये 64 गुणे 288 गुणे 3/32। अब हमने देखा 32 एकम 32 32 दूनी 64, यानी कि ये बन गया r2 क्यूब बराबर बन गया 2 गुणे 288 गुणे 3। अब 288 को हम लोग तोड़ देते हैं तो 288 को तोड़ने पे हम लोगों का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 3 पहले से था बराबर r2 क्यूब। अगर r2 क्यूब इतना है तो r2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये अंडर रूट ये घन के अंडर घन में आ जाएगा, घनमूल इसका निकाल देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम लोगों को 3 के जोड़े बनाने हैं, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। घनमूल से बाहर आएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी r2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर। हम लोगों से पूछ रहा है प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा, तो अगर त्रिज्या हमारी 12 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को व्यास दिया था 16 सेंटीमीटर, हम लोगों ने त्रिज्या निकाल ली 8 सेंटीमीटर हो गई, ऊंचाई 2.88 मीटर दी थी तो सेंटीमीटर में हम लोगों ने चेंज कर लिया तो 288 सेंटीमीटर हो गई। जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आयतन हमेशा समान रहता है, तो बेलन का जो आयतन था वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर 8 गोले बनाए जा रहे हैं इसलिए हम लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली तो r2 क्यूब बराबर हम लोगों का आ गया 2 गुणे 288 गुणे 3। आप चाहे मल्टीप्लाई करके इसका घनमूल निकाल लें या फिर हम लोगों ने 288 को तोड़ लिया और फिर हम लोगों ने 3 के जोड़े बना लिए तो r2 की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्यास हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि सीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वो 8 मिनट से अपनी रेलगाड़ी चूक जाती है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 8 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाती है, वह स्टेशन तक कितनी दूरी चलती है। तो दूरी हम लोगों ने मान ली d है, d किलोमीटर दूरी है, तो दूरी हम लोगों ने यहाँ पे मान ली d किलोमीटर है। और हम लोगों ने मान ली जो सही समय है ट्रेन के चलने का वो t समय है, जो समय सही है जिस टाइम ट्रेन चलती है वो t समय है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और फार्मूला हम लोगों को पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, काफ़ी बार हम लोगों ने इसे यूज किया, तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पता है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करेंगे। तो पहले कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 8 मिनट से अपनी रेलगाड़ी चूक जाती है। तो समय हम लोगों ने मान लिया t था। अब 8 मिनट से चूक रही है यानी इसमें 8 ऐड करेंगे बटे 60, क्योंकि ये मिनट में है इसको हम लोग घंटे में बदलेंगे, बराबर दूरी d है, चाल कितनी है 6 है। ये हम लोगों की इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। जो राइट टाइम हम लोगों का वो t है और कितने मिनट पहले पहुंच जाती है, 8 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी 8/60 घंटे हो गया, बराबर दूरी हम लोगों की d है और चाल हम लोगों की बाद में कितनी है 8 है। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो d/6 माइनस d/8 बराबर 8/60 प्लस 8/60। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 24 हो जाएगा। तो 6 चौक 24 माइनस 8 तियाँ 24, ये हर बराबर हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 16/60। अब हम लोग इसको काट देते हैं, 6 चौक 24 6 दशावन 60। तो ऊपर से माइनस करेंगे 4d माइनस 3d, तो d/4 बराबर 16/10। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64/10 किलोमीटर, यानी d बराबर 6.4 किलोमीटर। जो हम लोगों से दूरी पूछी गई थी वो हम लोगों की आ गई 6.4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में दूरी मान ली, समय मान लिया, जो राइट टाइम है ट्रेन के चलने का वो t है, और एक फार्मूला हम लोगों को पता था समय बराबर दूरी बटे चाल। तो राइट टाइम जो था t था, अगर वो
6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 8 मिनट से अपनी रेलगाड़ी छूट जाती है, यानी 8 मिनट बाद में पहुंचती है। तो बाद में पहुंचती है तो हम लोगों ने प्लस किया, 8/60 बराबर दूरी डी थी, चाल हमारी 6 थी। अब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो 8/60 को माइनस कर दिया, क्योंकि राइट टाइम हमारा टी था, पहले पहुंच रही है कितना 8 मिनट, तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, बराबर डी बटे चाल हमारी 8 थी, दोनों को माइनस किया, हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, तो डी बराबर 6.4 किलोमीटर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कैलकुलेशन करनी है। इसमें हम लोगों को 0.7 गुणे 14.5 गुणे 0.0073 दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.0073 भाग है यानी बटे 0.0203 गुणे 2.92 बराबर P बटे Q। ये हम लोगों को दिया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे दशमलव है, हम लोग दशमलव को हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, ये देखते हैं 1 2 3 4 अंक है, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंक बराबर हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो ये भी दशमलव से दशमलव कट जाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम लोगों ने दशमलव हटाया, 1 अंक है तो 10 बढ़ाया, ये दशमलव हटाया तो 1 अंक है तो फिर 10 से बढ़ाया, तो ये हम लोगों का हो गया 100। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 100, 2 दशमलव हटाया तो 100 हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ से दशमलव हटाया तो ये 2 अंक थे तो ऊपर 100 से उड़ गया, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो दशमलव हम लोगों के कैंसिल हो गए। तो ये हम लोगों का आ गया 7 गुणे 145 गुणे 73 बटे 203 गुणे 292। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 नेम 63, 29 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 73 से तो ये 4 बार में जाएगा, बराबर P बटे Q। यानी कि हम लोगों की जो वैल्यू आ गई P बटे Q की वो आ गई 5/4। अब हम लोगों से पूछ रहा है P इंटू पी माइनस 2PQ प्लस Q इंटू Q की वैल्यू। तो P की वैल्यू हमें पता है 4, Q की वैल्यू पता है 4, और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है P² माइनस 2PQ प्लस Q², यानी कि ये फार्मूला बन रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी P माइनस Q का होल स्क्वायर। तो P की वैल्यू हमें पता थी 5, Q की वैल्यू पता थी 4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर A। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, हम लोगों ने पहले दशमलव हटाया, कैलकुलेशन कर ली, तो P बटे Q की वैल्यू आ गई 5/4, यानी P का मान है 5, Q की वैल्यू है 4। फिर हम लोगों ने देखा ये P² माइनस 2PQ प्लस Q² के रूप में लिखा है, यानी P माइनस Q के होल स्क्वायर में लिखा है। तो P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 4 है, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आदित्य पहले 6 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शेष 8 घंटे 45 मीटर प्रति घंटा पर यात्रा करता है, तो मीटर प्रति घंटा में आदित्य की औसत गति की गणना कीजिए। तो औसत गति निकालने के लिए हमने क्या बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले जो है 6 घंटे में 60 मीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये फार्मूला हम लोगों को पता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय का। चाल हम लोगों को यहाँ पर पता है 60 मीटर प्रति घंटा, समय हम लोगों को पता है 6, यानी उसने 360 मीटर की दूरी तय की पहले। फिर कह रहा है कि शेष 8 घंटे में 45 मीटर प्रति घंटा, तो शेष 8 घंटे में यानी समय हम लोगों का 8 हो गया और दूरी चाल हम लोगों की हो गई 45, तो शेष दूरी उसने कितनी तय की 360 मीटर। तो पहले उसने 360 मीटर दूरी तय की, फिर उसने 360 मीटर दूरी तय की, तो कुल दूरी उसने कितनी तय की, कुल दूरी तय की जो है वो है 360 प्लस 360 यानी कि 720 मीटर। तो कुल दूरी अब हम लोगों को पता चल गई 720 मीटर। अब बटे कुल समय, तो औसत गति निकालनी है, तो औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हम लोगों की हो गई 720, कुल समय कितना हो गया, पहले 6 घंटे बाद में 8 घंटे यानी 14 घंटे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 14 पंचे 70, ये हम लोगों को आ जाएगा 51.43 मीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 6 घंटे में 60 मीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था, तो हम लोगों ने दूरी निकाल ली 360। फिर 8 घंटे में 45 मीटर प्रति घंटा की यात्रा से चल रहा था, फिर हम लोगों ने दूरी निकाल ली 360। कुल दूरी उसने तय की 360 प्लस 360 यानी 720 मीटर,
औसत गति निकालनी थी तो कुल दूरी बटे कुल समय, समय हम लोगों को पहले उसने 6 घंटे लगाया, फिर 8 घंटे लगाया, तो कुल समय हो गया 14 घंटे। तो औसत गति हो गई कुल दूरी यानी 720 बटे कुल समय 720 बटे 14, तो 51.43 मीटर प्रति घंटा हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि P का मान क्या होगा यदि 793 प्लस 529 प्लस 789 प्लस 4439 भाग इतना है तो P का बराबर 50, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 793 प्लस 529 प्लस 789 प्लस 4439 को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है। तो ऐड करने पे हम लोगों का आ जाएगा 6550 बटे 48 और 34 और 68 को ऐड करते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा 150। P को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 50। अब हम लोगों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 6550 बराबर 150 गुणे 50 माइनस 50P, इसकी गुणा होगी तो ये 750 हो जाएगा माइनस 50P बराबर, सॉरी ये हो जाएगा 7500, ये हो जाएगा 6550। अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो 50P बराबर हो जाएगा 7500 माइनस 6550, माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 7500 में अगर 6550 जाएगा तो हम लोगों का बचेगा 950 बराबर 50P। तो P बराबर हो जाएगा 950 बटे 50, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 19, यानी P का जो मान आ जाएगा वो 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सबको ऐड किया, 6550 आ गया, इनको ऐड किया तो 150 आ गया, माइनस P को हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया बराबर 50, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150 और 50 की मल्टीप्लाई हो गई 7500 और 6550 ऐसे ही लिख दिया। फिर हम लोगों ने पक्षांतर कर लिया, 50P इधर आ गया, 6550 इधर चला गया, तो 50P बराबर 950 हो गया, P बराबर 950 बटे 50, P बराबर 19 हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 12 महीनों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 6,25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो जब भी अर्धवार्षिक की बात करेगा तो जब हम लोगों का समय है, जैसे यहाँ पे समय 12 महीने यानी कि 1 साल दिया हुआ है और अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो टोटल जो हम लोगों का समय हो जाएगा वो 2 साल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दर जो है वो हम लोगों की आधी हो जाती है। दर जैसे यहाँ 8% दिया है और अर्धवार्षिक हम लोग काउंट कर रहे हैं तो दर हम लोगों की हो जाएगी 8/2 यानी 4%। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि जब भी अर्धवार्षिक से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो समय हम लोगों का दुगना हो जाता है और दर हम लोगों की आधी हो जाती है। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला हम लोगों को पता है, A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर N। तो P की वैल्यू 625,000, 1 प्लस R की वैल्यू 104, R की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पर 4 है बटे 100 की पावर N की वैल्यू हम लोगों की हो गई 2 साल। तो ये 6,25,000 रुपये और ये हो गया 104 बटे 100 की पावर 2। तो इसको 104 बटे 100 की पावर 2 हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 625,000 गुणे 104 गुणे 104 बटे 100 गुणे 100। तो ये 2 जीरो और 1 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 से डिवाइड किया तो ये 125 हो गया। तो ये हम लोगों का आ गया जो मिश्रधन A बराबर 125 गुणे 5 52 गुणे 104। तो अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 125 गुणे 52 गुणे 104 की, तो जो हम लोगों का मिश्रधन आ जाएगा वो 6,76,000 रुपये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा था ब्याज, तो ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर हम लोग बात कर चुके हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हम लोगों का 6,76,000 रुपये माइनस मूलधन हम लोगों का है 51,000 रुपये। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सॉरी जो हम लोगों का मूलधन है वो 6,25,000 रुपये है, 6,25,000 रुपये। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 51,000 रुपये, जो कि हम लोगों का ब्याज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हम लोगों को अर्धवार्षिक कह रहा था, इसलिए जो समय हो जाता है वो 2 गुना हो जाता है। 12 महीने का मतलब 1 साल, तो टोटल जो हम लोगों का समय हो गया 2 साल हो गया।
दर आधी हो जाती है। दर हम लोगों को 8% दी थी तो दर हम लोगों की 4% हो गई। मिश्र धन हम लोगों ने निकाल लिया 6,25,000 से, तो मिश्र धन हम लोगों का 6,76,000 रुपये आ गया। मूलधन हम लोगों को 6,25,000 रुपये दिया गया था। ब्याज के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं, तो 6,76,000 में से 6,25,000 माइनस किया तो 51,000 हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 1 से 50 तक की संख्या का कितना प्रतिशत विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जब भी प्रथम यहाँ पे कह रहा है 1 से 50 तक की, तो इसमें हम लोग एक को काउंट नहीं करते हैं। जो विषम अभाज्य संख्या है उसमें एक को काउंट नहीं किया जाता। 3 से स्टार्टिंग होती है, तो पहली 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 13, 17, 13 के बाद 17, फिर 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 37, 41, 43 और 47। तो ये हम लोगों की जो 1 से 50 के बीच की विषम अभाज्य संख्याएं हैं वो हम लोगों की आ गई 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत विषम अभाज्य संख्या है। तो टोटल हम लोग देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल जो हम लोगों की संख्या है वो 14 है। और प्रतिशत पूछ रहा है 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं टोटल हैं, 50 हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 दूनी 100, 14 दूनी 28। तो 28% हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का। सबसे पहले हम लोगों ने अभाज्य संख्याएं लिख ली जो कि हम लोगों की आई नंबर में 14। अब 14 50 का कितना परसेंट है ये हम लोगों ने सिंप्लीफाइड कर लिया 14/50 गुणे 100 से, तो हम लोगों का आ गया 28%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें बताया गया है कि यदि कोचिंग संस्थान में कुल 45,000 छात्र नामांकित हैं, जो नामांकित छात्र हैं वो 45,000 हैं, उनमें से कितने IAS या IES की तैयारी कर रहे हैं। तो IAS और IES वाले कितने हैं, 4% हैं। तो 45,000 का हम लोग 4% निकाल देंगे सीधे। तो जब 45,000 का 4% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 17, 18, 1800। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। सिंपली हम लोगों को टोटल दिया था 45,000, उसमें ऐसे IAS और IES का प्रतिशत दिया था 4, तो 45,000 का 4% निकाला, 1800 हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में x को प्रतिस्थापित करेगा यदि जो वैल्यू है x को जो 12.25, तो ये 12.25 गुणे 2/5 माइनस 4.25 गुणे 4/5 प्लस 8 गुणे 1/2 माइनस 3/8 बराबर x। तो हम लोगों को इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से 12, 5 दूनी 10 बचा 2, 4, 5। तो ये जो वैल्यू आ गई 2.45 गुणे 2 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 5 अट्ठे 0.85। तो ये 0.85 गुणे 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चक्कू 8, ये प्लस 4 हो गया। माइनस 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.375 होता है, तो 0.375 हो गया। अब हम लोग इसके जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3.4, ये हो जाएगा हम लोगों का 4 और माइनस 0.375 ऐड कर देंगे। ये प्लस वाले हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.9 और माइनस वाले हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3.775। अब इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 5.125। सिर्फ कैलकुलेशन करना था, आप लोगों को इक्वेशन दी थी कैलकुलेशन करना था, तो सबसे पहले हम लोगों ने भाग किया फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये हम लोगों की जो बनी 4.9 माइनस 3.4 प्लस 4 माइनस 0.375। तो प्लस प्लस वाले पद जोड़ लिया, माइनस माइनस वाले जोड़ लिए, तो 8.9 माइनस 3.775 हो गया, माइनस कर दिया तो 5.125 हम लोगों का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को यहाँ पर दो जो है एक बार ग्राफ दे रखा है, एक जो है हम लोगों को तालिका दे रखी है और एक पाई चार्ट दे रखा है। तो हम लोगों से इसमें बताया गया है कि तालिका 2, ये वाली जो तालिका है उस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रवार शारीरिक शिक्षा विषय रखने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। तो इसको हम लोग टोटल जोड़ लेते हैं पहले 28, 23, 80, 40, 36 और 18 को। तो ये 8, 3, 11, 11, 6, 17 और 8, 25 हो गया। हासिल लगा 2, तो 2 2 और 2 4, 6, 8, 14, 4, 18, 3, 21 और 1, 22।
तो टोटल जो शारीरिक शिक्षा वाले हैं वो 225 हैं। अब हम लोग पाई चार्ट की मदद लेंगे। पाई चार्ट में शारीरिक शिक्षा वाले कितने हैं, 12 हैं। तो 12% अगर हम लोगों के बराबर हो जाएगा 225 के 12%, तो 1% हम लोगों का हो जाएगा 225/12 के। यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों से कह रहा है कि कितने छात्रों का विषय रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान कितने का है, 14% का है। तो 1% की वैल्यू अगर 225/12 है तो 14% की कितनी हो जाएगी, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 225/12 गुणे 14, 2×12, 2×7=14। इसको जब हम लोग गुणा करके भाग करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 1575/6, और डिवाइड करने पे आ जाएगा 262.5। तो 262.5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सब छात्रों की संख्या को जोड़ा, 225 आए शारीरिक शिक्षा वाले। अब शारीरिक शिक्षा का जो प्रतिशत था वो 12% था, तो 12% की जो वैल्यू है 225 है। तो 1% की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, 225/12 हो गई। अब रसायन विज्ञान पूछ रहा था, यानी 14% की वैल्यू पूछ रहा था, तो 14% से की चाहिए थी, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोगों का आ गया 262.5, यानी कि जो हम लोगों का लगभग में बराबर हो गया वो 262 के बराबर हो गया। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें कह रहा है 4 पहिया वाहनों के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो प्राइस था वो 100 था, और जो खरीदे जा रहे थे, टोटल जो नंबर है व्हीकल जो खरीदे जा रहे थे वो भी 100 थे। तो टोटल कितना खर्चा हो रहा था, पहले इतना हो रहा था, टोटल जो अमाउंट है वो इतना खर्चा हो रहा था। अब कह रहा है कि कार के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई, यानी पहले 100 था, अब 100 में 24% की वृद्धि हो गई। तो हम लोगों की जो नया प्राइस आ गया वो 124 रुपये आ गया। कार की बिक्री में 15% की कमी आई, तो पहले 100 था, अब 15 की कमी आई, तो 100 में से 15 गया 85/100, यानी कि जो हम लोगों की जो बिक्री है वो अब 85 हो गई। तो टोटल अब कितना खर्चा हो रहा है, अब हम लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 124 और 85 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 10,540। तो पहले 10,000 रुपये का खर्चा आ रहा था, अब 10,540 रुपये का खर्चा आ रहा है, यानी कि कितना राजस्व बढ़ा। तो 10,540 में से अगर हम लोग 10,000 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 540 रुपये। तो पहले के मुकाबले अब 540 रुपये की वृद्धि हुई, और हम लोगों को प्रतिशत में पूछ रहा था, तो 540 की वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई, 10,000 से वृद्धि हुई। कितनी परसेंटेज के लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, तो 54/10 हो गया, यानी कि 54/10 यानी कि 5.4%। तो जो आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइस मान लिया 100 था, और जो जितनी वाहनों की बिक्री हो रही थी वो भी हम लोगों ने मान लिए 100 थे। तो टोटल जो राजस्व आ रहा था वो हम लोगों का 10,000 रुपये आ रहा था। फिर 24% की वृद्धि प्राइस में हुई, तो अब हम लोगों का नया जो प्राइस हो गया वो 124 रुपये हो गया। 15% की गिरावट जो है वो बिक्री में हुई, यानी अब नई जो बिक्री आई वो 85 आई। तो टोटल जो हम लोगों का राजस्व आ रहा है 10,540 आ रहा। पहले राजस्व 10,000 था, अब 10,540 हो गया, यानी 540 रुपये की वृद्धि हो गई। तो 540 की वृद्धि कहाँ से हुई है, 10,000 से हुई है। तो 540 बटे पुराना मूल्य 10,000 गुणे 100% में बदलने के लिए 5.4% का परिवर्तन आया है। तो राजस्व में पूर्ण प्रतिशत परिवर्तन क्या है, तो 5.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रथम 10 पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम अगर 10 की बात की जाए तो पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से चलता रहेगा, और 10 का स्क्वायर। तो इनके टोटल्स की वैल्यू पूछ रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरीके से 10 स्क्वायर तक का मान क्या होगा। तो जो वर्गों के जो पदों के वर्गों का योग का फार्मूला होता है वो 1/6 n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1। इसको आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि हम लोगों को औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल पद बटे कुल संख्या जितने भी नंबर्स हैं, तो कुल पद का योग निकालने का जो फार्मूला होता है 1/6 n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1, जहाँ पर n क्या होती है, संख्या होती है कितने पदों तक। जैसे यहाँ तक 10 तक निकालना है तो n की जो वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। 1/6 गुणे 10 ब्रैकेट में 10 + 1, 10 दूनी 2 गुणे 10 + 1, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 21। 2 से काटा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से काटा 3 सत्ते 21। तो ये हम लोगों का आ गया 5 गुणे 11 गुणे 7। तो जो टोटल हम लोगों का आ गया, टोटल योग जो आ गया 5 गुणे 11/7 आ गया।
औसत क्या होता है? औसत हम लोगों का होता है कुल पदों का कुल योग। पदों का कुल योग आ गया 5 × 11 × 7 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 10, तो 10 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 77/2 यानी कि 38.5। जो औसत आ गया वो आ गया 38.5। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया 1/6 n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1। n की वैल्यू हम लोगों को पता थी 10 है, तो 10 हम लोगों ने रख दी और टोटल हम लोगों ने निकाल लिया पदों का कुल योग 5 × 11 × 7 आया। मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम लोग जानते थे कि अभी हम लोगों को डिवाइड करना है, इसलिए हम लोगों ने औसत निकालने के लिए पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या का फॉर्मूला लगाया, तो 77/2 यानी 38.5 हम लोगों का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यदि एक छात्र को 5 विषयों में 10, 8, 6, 4, 2 के अनुपात में कुल 80% अंक मिलते हैं, यदि उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंकों का 30% है और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, तो कितने विषयों में वह परीक्षा उत्तीर्ण करता है? तो ये जो अनुपात था 10 था, 8 था, 6 था, 4 था और 2 था। तो हम लोगों ने मान लिया उसको विषयों में जो नंबर मिलते हैं 100 मिलते हैं, 80 मिलते हैं, 60 मिलते हैं, 40 मिलते हैं और 20 मिलते हैं। आप चाहें तो एक्स मान के लगा लें, एक्स मान के बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने इसमें सबकी वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चल गया 100, 80, 60, 40, 20। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं उसे टोटल कितने नंबर मिले हैं। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर उसे पता चल जाएंगे कितने मिले हैं। तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 300। और कह रहा है जो कि कुल 80% है, यानी 300 टोटल जो है वो 80% के बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो 1% की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 1% बराबर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ से 300/80। तो हम लोग 100% निकाल सकते हैं, तो 300/80 × 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20 × 5। तो ये हम लोगों का हो गया 55, 25, 7 ना 35, 36, 37, 375। यानी उसने 375 में से जो अंक पाए हैं वो 300 पाए हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है। तो अगर जितने भी विषय हैं उनके अगर अंक समान है तो 375 टोटल हैं। और विषय जो हमारे थे कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5 थे, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 सत्ते 35, बचा दो 5 पंचे 20। यानी एक जो पेपर हो रहा था वो 75 नंबर का हो रहा था। अब जो अधिकतम उत्तीर्ण अंक है वो 30% आपको लाना है, तो 75 में 30% आपका आएंगे, तो आपकी पासिंग मार्क्स जो है वो 30% है। तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो 15 पना 75, 5 से डिवाइड किया 15, 5 से डिवाइड किया 2, तो ये हो गया 45/2 यानी कि 22.5 नंबर। तो पासिंग के लिए आपको 22.5 नंबर चाहिए था। और तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 100 नंबर है, 80 नंबर है, 60 नंबर है, 40 नंबर है और 20 नंबर जो हम लोगों ने माने थे। और पासिंग के लिए 22.5 आया है, यानी इसमें ज़्यादा आया है, इसमें पास है, 80 में जा पास है, 60 में पास है, 40 में पास है। और एक जो ऐसा विषय है जिसमें 22.5 से कम नंबर प्राप्त हुए हैं, यानी इसमें फेल है। तो टोटल कितने विषय में पास हुआ? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि 100 थे, 80 नंबर था, 60 नंबर थे, 40 नंबर थे और 20 नंबर थे। यानी टोटल जो उसने कुल मिला के नंबर प्राप्त किए वो 300 प्राप्त किए। और कह रहा है कुल जो 80% है, तो 300 जो नंबर प्राप्त किए वो 80% के बराबर हो गए। तो हम लोगों ने 100% निकाल लिया, यानी 375 आया। तो 375 में उसने 300 अंक प्राप्त किए। अब 375 कितने में प्राप्त किए? 5 विषयों में मिलाकर प्राप्त किए, यानी एक जो पेपर हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा? 375/5। तो एक पेपर जो है उसका 75 नंबर का हुआ होगा। अब 75 में कह रहा है कि अधिकतम अंकों का 30% है, जो उत्तीर्ण अंक है, तो 75 का 30% निकाला, यानी 22.5 नंबर उसे लाना। पास होने के लिए 22.5 नंबर जरूरी थे। तो हमने देखा कि पहले विषय में उसने 100 प्राप्त किए, तो यानी पास है, दूसरे में 80 प्राप्त किए, फिर 60, फिर 40। तो इन 4 विषय में पास है और लास्ट विषय में उसने 20 अंक प्राप्त किए जो 22.5 से कम है, यानी कि इस विषय में वो फेल है। तो टोटल 4 विषयों में वह परीक्षा उत्तीर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है गार्गी जूलियट 3 गुना अच्छी कार्य करता है। तो जूलियट का अगर हम लोग मान लेते हैं 30, तो गार्गी का हम लोगों का हो जाएगा 10, क्योंकि जो है ये 3 गुना अच्छी कार्यकुशलता है। अगर हम लोग इसको 30 दिन में कोई काम कर रही है तो ये 10 दिन में ही उसी काम को पूरा कर लेगी। अब कह रहा है जूलियट की तुलना में एक कार्य को करने में 6 दिन कम समय लेती है। अगर ये एक्स काम करने के लिए 10 दिन का समय लेती है, तो ये x - 6 दिन का समय लेती है
कितने 30 की अगर उससे करती है तो टोटल काम कितना होता है, 1 होता है। हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, 30 हो गया, ये 3x हो गया, ये x हो गया, ये 6 हो गया बराबर 1, 4x माइनस 6 बराबर 36 हो गया, सॉरी 30 हो गया, तो 4x बराबर 36 हो गया, तो x बराबर 9 आ गया। यानी कि जो जूलियट है उसी काम को करने के लिए 9 दिन का समय लेगी और गार्गी जो है उसी काम को करने के लिए 3 दिन का समय लेगी। तो हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।